इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर संसद में श्रद्धांजलि समारोह। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया पहले राष्ट्रपति का स्मरण। हुबली गोल्ड डीलर लूट का पर्दाफाश। सीसीबी ने यूपी से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने की लाखों की रिकवरी। साउथ वेस्टर्न रेलवे का शानदार प्रदर्शन। नवंबर में 790 करोड़ का रेवेन्यू। पैसेंजर रेवेन्यू में 28% की बढ़त। गोपालपुरा टोल प्लाजा पर करोड़ों के फास्ट ट्रैक फ्रॉड का मामला। 1000 से अधिक वाहनों से 580 रुपए प्रति वाहन वसूले। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। आज संसद भवन परिसर में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्मरण किया। संविधान सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरेन रिजिजू, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और कई अन्य सांसद मौजूद रहे। सभी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, सादगी, सिद्धांत और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत मिसाल थे। आज संसद में उन्हें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर नेताओं ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को याद करते हुए नेताओं ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार होने से लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद से लेकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अद्वितीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ हमारे राष्ट्र की सेवा की। सार्वजनिक जीवन के उनके लंबे वर्ष सादगी, साहस और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण से चिन्हित थे। उनकी अनुकरणीय सेवा और दूरदर्शित पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, त्याग और देशहित के प्रति समर्पण को आज भी देश याद करता है। बिहार की मिट्टी से उठकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे इस महानायक ने स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान सभा और राष्ट्र निर्माण हर मोर्चे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हुबली में हुए सनसनीखेज लूट कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 5-6 लोगों के गैंग द्वारा गोल्ड डीलर से 2 किलो 942 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए कैश लूटने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के पुराने बस स्टैंड के सामने आरोपियों ने खुद को विभिन्न जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर गोल्ड डीलर को धमकाया और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बेलगाम की ओर जाते समय उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और सोने के गहनों समेत नकदी लूटकर फरार हो गए। यह मामला हुबली के सब अर्बन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जहां सीसीबी को सौंपने जाने के बाद टीम ने सुरागों के आधार पर उत्तर प्रदेश के घोरकापुरा शहर में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस से 56.26 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 6.5 लाख से अधिक रुपए बताई जा रही है, 60,000 रुपए नगद
और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह राज्य के बाहर का है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल तेज कर दी गई है। ತಿಂಗಳು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರೇಣುಕಾ ಲಾಡ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲ 3-4 ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇ ಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗಾಡೀಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಳಗಾಂ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 3 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ನು, ಚೀಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೋಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿಂದ 3-4 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಒಂದು ತಂಡ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನರನ್ನು, ಅಂಕುಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಅಫೆಂಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಆಗ ಒಟ್ಟು 4 ಜನರು ಇವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 6,65,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 7 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗ್ಯಾಂಗು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು 2-3 ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು 10-12 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋರು 4 ಜನ. ಇವ್ರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಮೇನ್ ಕೀ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರುಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ರಾ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಇವರೇ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಟರ್ಸು. ಇವರು ಹೆಂಚ್ಮೆನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಪುರೇಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಇವಾಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಣನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಳವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈಗ
ಈ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವರು, ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಇದೇನಾದರೂ ಫೇಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. हुबली के साउथ वेस्टर्न रेलवे ने इस नवंबर में शानदार प्रदर्शन किया। रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ नवंबर महीने में विभाग ने 790.75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया। माल परिवहन और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से साउथ वेस्टर्न रेलवे की लोकप्रियता और आर्थिक मजबूती तेजी से बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या और उनसे होने वाली कमाई में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में 14.8 मिलियन यात्रियों ने साउथ वेस्टर्न रेलवे की सेवाओं का इस्तेमाल किया, जिससे 297 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल की तुलना में 28% ज़्यादा अधिक है। दरअसल हुबली के साउथ वेस्टर्न रेलवे का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। नवंबर में 4 मिलियन टन से अधिक माल ट्रांसपोर्ट किया गया, जिससे 551 करोड़ रुपए मिले। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा काफ़ी कम था, यानी इस बार रेलवे ने ज़्यादा माल ढोया और ज़्यादा पैसे कमाए। यात्रियों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ी हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 28% ज़्यादा रुपए कमाए गए। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल से नवंबर तक साउथ वेस्टर्न रेलवे ने कुल मिलाकर 33 मिलियन टन से ज़्यादा माल ट्रांसफ़र किया है। यह भी पिछले साल की तुलना में 17% ज़्यादा है। यही नहीं, कुल रेवेन्यू में भी बड़ा उछाल आया है। अप्रैल से नवंबर तक विभाग का कुल रेवेन्यू 6,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा। साफ है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे लगातार विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे बात यात्रियों की हो या माल ढुलाई की, बढ़ता रेवेन्यू और बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत देती है कि क्षेत्र में रेलवे का भरोसा और उपयोग दोनों ही नई ऊंचाइयों पर है। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के त्रिवेणी जहाजपुर स्टेट हाईवे पर स्थित गोपालपुरा टोल प्लाजा पर फास्टैग फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा पर करोड़ों रुपए मालवाहक वाहनों से वसूले जाते हैं, लेकिन इस बार जांच में जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। RSRDC द्वारा की गई जांच में पता चला कि 17 से 20 नवंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के 1000 से अधिक भारी वाहनों के फास्टैग से 580 रुपए प्रति वाहन काटे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये वाहन टोल प्लाजा से गुजरे ही नहीं, ना टोल बूथ पर एंट्री मिली, ना सीसीटीवी में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। यानी यह पूरा मामला एक सुनियोजित ऑनलाइन फ्रॉड की ओर इशारा करता है। दरअसल RSRDC के नोटिस के बाद अनुबंधित टोल कंपनी ने एक कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वही गलत तरीके से ट्रैक कटौती में शामिल था। कंपनी का दावा है कि जिन वाहनों से गलत कटौती हुई है उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा, लेकिन फ्रॉड सामने आने के 10 दिन बाद भी पुलिस ना तो किसी आरोपी को पकड़ पाई है और ना ही जांच में कोई ठोस प्रगति हुई है। इसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने पुलिस की FIR पर कई सवाल उठाए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का आरोप है कि पुलिस और RSRDC कहीं ना कहीं टोल कंपनी को बचाने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच को कमजोर किया जा रहा है। फिलहाल लाखों रुपए के इस फास्टैग फ्रॉड ने टोल प्लाजा सिस्टम की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोपालपुरा टोल प्लाजा पर हजारों ट्रक चालकों के फास्टैग से ऑनलाइन फ्रॉड कर लाखों की राशि में टोल वसूली करने का एक मामला सामने आया है। यह मामला ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। टोल कंपनी मैनेजर द्वारा खुद के ही टोल कर्मी को आरोपी बनाकर वहीं मालगढ़ थाना पुलिस ने मामले की गहनता से जांच किए बगैर जल्दबाजी में प्रकरण दर्ज किया है। यह साइबर क्राइम ब्रांच का मामला था, जिसको साइबर क्राइम ब्रांच को अनुसंधान के लिए देना चाहिए था, परंतु थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। FIR से तो टोल कंपनी कर्मी को आसानी से इस मामले में जमानत मिल जाएगी, बच जाएगा, जबकि उक्त मामला साइबर अनुसंधान का है। इसमें RSRDC को भी टोल कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था और मालगढ़ थाना पुलिस को BNS की धारा 318 क्लोज के साथ 66D IT एक्ट के साथ 364 BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोषी
अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, जिसमें कोताही बरती गई है। मांडलगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा टोल नाके पर बिना गुजरे ट्रकों के फास्ट टैग के मार्फत फर्जी तरीके से टोल कर्मियों द्वारा राशि वाहनों की काट ली गई, जिससे फ्रॉड का मामला सामने आया है। कई वाहनों के लाखों रुपए की राशि बिना वाहन गुजरे ही काट ली गई, जिसका प्रकरण थाना मांडलगढ़ में दर्ज हुआ, किंतु थाना मांडलगढ़ ने आईटी एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज नहीं करके बीएनएस की धाराओं में मुलजिमान को बचाने के लिए जो प्रकरण दर्ज किया गया वो शिथिलता, पुलिस द्वारा शिथिलता बरती गई और कहीं न कहीं टोल कर्मियों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की कुसमेली कृषि उपज मंडी किसानों की आवाज से गूंज उठी। किसान बचाओ आंदोलन में हजारों की भीड़ के बीच पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की असली हालत सरकार की फाइलों में कभी दिखाई ही नहीं देती, किसान घाटे में है और सरकार जुमले बेच रही है। नकुलनाथ ने मक्का के एमएसपी पर सरकार को घेरा, कहा सरकार 2400 रुपए एमएसपी बताकर किसान को धोखा दे रही है। वास्तविक लागत तभी निकल सकती है जब मक्का 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि खाद समय पर नहीं मिलती, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती और खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था चरम पर है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 एकड़ की खेती में किसान 28,000 रुपए खर्च करता है, लेकिन वर्तमान बाजार दर पर उसे मुश्किल से 15,000 रुपए मिलते हैं, यानी किसान हर एकड़ में 12,000 रुपए का घाटा झेल रहा है। मुझे जो बताया गया कि आज 1500 1600 में मक्का बिक रहा है, ये तो कह रहे 1200 तो कोई किसानों ने मक्का बेचा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी लागत 1900 रुपए है, जब आपकी लागत, खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आपने बोली 2400 से कम में शुरू की तो नकुलनाथ यहीं मंडी में डेरा डाल के किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए लड़ेगा। तो बरासिया और जुन्नारदों में नपाई चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? तो फिर बोलूंगा मैं, क्योंकि बोलना मैं बंद करूंगा नहीं और आप नापना बंद करोगे नहीं। ये 28 तक आप करते रहो और जो जो नाप रहे हैं 28 के बाद सबका हिसाब और सबकी नपाई भी हम कर लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनको पेशी में बुला लेंगे और जो ड्यूटी में रहेंगे उनको ढूंढ के छिंदवाड़ा बुला लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि आज ये सिर्फ जो आंदोलन ये है काय के लिए, कोई चुनाव है। हरियाणा के शाहजहांपुर में बडारगढ़ में बुधवार को किसानों की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई, जो कि रवि आजाद के समर्थन में थी। इस मीटिंग में 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के किसान शामिल हुए। किसानों की यह सभा नई किसान संगठन की दिशा में पहला कदम मानी जा रही है। किसान नेता ऋषिपाल ने बैठक में बताया कि किसानों ने पहले किसान यूनियन टिकट ग्रुप से इस्तीफा दिया और अब वे एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के शाहजहांपुर में आयोजित रवि आजाद के समर्थन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नया संगठन बनाने पर चर्चा भी हुई। इस संगठन के तहत अंबाला से ऋषिपाल, यमुनानगर से सुखबीर कौर और पंचकुला से काका सिंह को जिला प्रधान नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नए संगठन का नाम और सभी पदाधिकारियों का चयन आगामी मीटिंग में किया जाएगा, जो जींद में आयोजित होगी। फिलहाल मीटिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ है कि 3 जिलों के किसान अब एकजुट होकर रवि आजाद के नेतृत्व में नए संगठन की दिशा में काम करने को तैयार हैं। आगामी जींद मीटिंग में संगठन का नाम और पदाधिकारी तय होंगे, जिससे किसान आंदोलनों में नई ताकत जुड़ने की संभावना बढ़ गई है।
उनका भारतीय किसान है उनका आज हम रवि आजाद के साथ जुड़े हैं और रवि आजाद को इन्होंने बिना मुद्दे पूछे रवि आजाद का ना कसूर बताया क्या कसूर था, इन्होंने रवि आजाद को निकाला। उस रोष में आज हम रवि के साथ जुड़े हैं। यहाँ इसलिए मीटिंग रखी गई थी। बड़े हम पदाधिकारी हैं, हम उससे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, पंचकुले से भी और दीपक ये अम्बाड़े से और जमनानगर से। नावी जो संगठन है उसका नाम क्या है जो नवी यूनियन है? नाम 30 मेंबरी कमेटी की मीटिंग रखी जाएगी जींद में। उस मीटिंग में संगठन का झंडा डंडा जो भी संगठन का नाम आएगा वो उसमें तय करेंगे, वो आपको उसमें सूचित कर देंगे। अभी जल्द ही मीटिंग की बात देख रहे थे हमारे 3 जिलों की, बाकी 17 जिले हमारे बंदे कंप्लीट कर लिए थे। अब 3 जिलों के ऊपर बात थी। आज हमने 3 जिलों के नाम हमने नियुक्त कर दिए, अम्बाड़े से भी और जमुनानगर से और पंचकुले से। पदाधिकारियों के नाम कुछ हो के जो पदाधिकारी मैं ऋषिपाल जिला महासचिव था, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। ये गुरप्यार जी हैं पंचकुले से, ये जिला प्रधान थे, ये इस्तीफा दे रहे हैं। और गुरमुख सिंह महासचिव पंचकुले से ये इस्तीफा दे रहे हैं। नितिन बाबा ब्लॉक सचिव ये यहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं पंचकुले से। अक्षय राणा इस्तीफा दे रहे पंचकुले से। ऋतिक राणा पंचकुले से इस्तीफा दे रहे। गगन राणा ये ब्लॉक। काका सिंह प्रधान शहरी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। सभी ने इस्तीफा देके तो नई संगठन का ज्वाइन कर लिया। में चले गए हम रवि आजाद के साथ जुड़ के हम तन मन से रवि आजाद के साथ हैं आज से। और इस रतनमान गुट के साथ हम रतनमान के विरोध में इस्तीफा दे रहे। ठीक है। अंबाला के नारायणगढ़ के शुगर मिल में बुधवार को किसान यूनियन भगत सिंह के पद अधिकारियों और मिल अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान था। बैठक में किसानों ने अब तक की गन्नों की आवक और क्रैशिंग की स्थिति की जानकारी ली। मिल अधिकारियों ने किसानों को बताया कि अब तक जो भी पेमेंट लंबित थी उसे सोमवार 8 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई पेमेंट मंगलवार 9 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। इस बैठक से किसानों में अस्थायी संतोष देखने को मिला क्योंकि उन्हें अब बकाया राशि मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए बैठक राहत देने वाली साबित हो सकती है। मिल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेमेंट जल्द ही निपट जाएगी और नई पेमेंट नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। इससे नारायणगढ़ शुगर मिल और किसानों के बीच विश्वास बहाल होने की संभावना बढ़ गई है। आज हम नारायणगढ़ शुगर मिल में अधिकारियों से मिले हैं। मेन मुद्दा तो किसान का पेमेंट का जी। तो जो बकाया पेमेंट है हमारी पिछले सीजन की, उसका हमें आश्वासन दिया कि 8 दिसंबर से पहले बकाया पेमेंट सारी हो जाएगी। अच्छा, वो 12वें महीने की 8? हाँ जी 12वें महीने की 8 तारीख 8 दिसंबर तक पिछली पेमेंट शुरू हो जाएगी और 9 दिसंबर से नई पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। तो चलो कुछ कुल मिला के अच्छी बात है, होनी चाहिए। पहले ही बहुत लेट थी, लेकिन इसमें अभी भी ना बहुत खामियां। मिल अधिकारी जिम्मेवारी से कम नहीं करते, किसानों की अनदेखी करते या किसानों का दर्द महसूस नहीं करते। तो खामियां क्या क्या? कमियां तो यही थी जी, अच्छी रिकवरी आ रही है। रिकवरी तो अपने एरिया की नारायणगढ़ के सारे हरियाणा से सबसे ज्यादा है। अभी भी 9 से ऊपर चल रही है जी रिकवरी। तो भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी और मौलाना मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों के बयान आज एक जैसे नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ एक घातक रुख दर्शाता है। संबित पात्रा ने विशेष रूप से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि रेड्डी द्वारा हिंदू देवी देवताओं के लिए किए गए शब्द न केवल निंदनीय है बल्कि घटिया भी है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि इससे यह साफ दिखता है कि उनके अंदर हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। भाजपा सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसके परिणामों का सामना करना होगा। उनका कहना था कि राजनीतिक बयानबाजी की यह शैली लोकतंत्र और धार्मिक भावना के लिए हानिकारक है। देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम
रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है, इस सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है, कोई ऐसे भगवान है जो शराब पसंद करते हैं, कोई ऐसे भगवान है जो टॉडी पसंद करते हैं, वेजिटेरियंस दाल रोटी खाने वालों के लिए एक अलग भगवान है। ये किस प्रकार की भाषा है रेवंत रेड्डी जी? यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और तो और छोटे छोटे बच्चों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नहीं छोड़ा हिमाचल प्रदेश में। जब वो किसी स्कूल में गए और बच्चियों ने कह दिया राधे राधे सर जी, राधे राधे, तो उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा राधे राधे क्यों बोलते हो? वाह, राधे राधे क्यों बोलते हो? सोनिया सोनिया बोलो तो ठीक है, राधे राधे बोलो तो गलत है। आपको याद है ना, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भारत माता की जय कहने से मना कर दिया था और सोनिया माता की जय कर रहे थे। अब उन्हें राधे राधे कहने से भी मुश्किल है। और ठीक बात है, जो मदनी साहब कह रहे हैं उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चल रही है। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई, ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी, ये कांग्रेस पार्टी टीएमसी ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। रागिनी नायक ने ट्वीट किया है जिसके अंदर पीएम जो है एक हाथ में केतली, एक में ग्लास और चाय चीख रहे हैं, इस तरीके से जो उन्होंने वीडियो। मुझे आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये वही है 2014 के चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा था कांग्रेस के अधिवेशन के समय कि ये मोदी क्या चीज है। मैं अपने कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर एक छोटा सा टेंट देता हूं, मोदी जी आए, उन्होंने जी नहीं कहा था, मोदी आए और यहां पर आकर चाय बेचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाय बेचे, यह मणिशंकर अय्यर जी का कहना था। मुझे लगता है एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। मणिशंकर अय्यर जब जब अवतार लेते हैं तब तब कांग्रेस का क्या होता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, देश के सभी चाय वाले, देश के सभी श्रमिक, देश के सभी गरीब, देश की महिलाएं, देश के युवा और देश के अन्नदाता फक्र है हमें कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। और चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। कर्नाटक सीएम ने एक रिपोर्टर से कहा है कि वेजिटेरियन होने से तुम लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो।
क्या लगता है आपको कांग्रेस इस तरीके से ये लगातार इस तरीके की बातें? देखिए, वेजिटेरियन होना नहीं होना, क्या खाना, ये सबके आपस के पसंद का विषय है। इस पर हम लोग को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी जी ने और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने, किसी ने राधे राधे के खिलाफ आपत्ति जताई है तो किसी ने सभी देवी देवताओं के विषय में गाली दी है। मुझे लगता है कांग्रेस का डूबना तय है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।